हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। चैप्टर हमारा है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु का कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल कहीं न कहीं रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है, अथवा इसी सवाल को कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि सामाजिक अपवर्जन से क्या समझते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर बताने से पहले आपको दोस्तों 100% की गारंटी बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं तो आपको याद भी करवा देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है और ये सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है, तो इसका आंसर कैसे ले सकते हैं? सामाजिक बहिष्कार से आशय उन सामाजिक तौर तरीकों से होता है जिनके माध्यम से समाज के किसी व्यक्ति या समूह को समाज से घुलने मिलने से रोकता है। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक बहिष्कार है, बहिष्कार का मतलब क्या, यानी जैसे मान लेते हैं एक समाज है, ठीक है, ये समाज है और ये समाज के लोग किसी भी व्यक्ति को बहिष्कार कर देते हैं, यानी इसकी गलती क्या है, इस गलती के कारण जो है इसको समाज से दूर अगर भगा देते हैं कि भाई तुम समाज से दूर हो, तुम समाज के लायक नहीं हो, तो उससे कहते हैं सामाजिक बहिष्कार या उसे अपवर्जन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर एक लाइन में इसे आप समझना चाहते हैं तो समाज जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी गलती के कारण जो है समाज अपने में उसे शामिल नहीं करता है, घुलने मिलने से रोकता है, उसे सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? दिव्यांग या विकलांग भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि विकलांग या दिव्यांग क्या होता है, अब उसको परिभाषित कीजिए। तो दिव्यांग या विकलांग ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग होते हैं, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो है ये जो विकलांग शब्द है, ये विकलांग किसी व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति जो है वो विकलांग है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो विकलांग है, तो अगर इस व्यक्ति को विकलांग ना कहकर इसको दिव्यांग कहा जाए तो ये ज़्यादा आदर्श नाम लगता है विकलांग की अपेक्षा दिव्यांग। तो इसीलिए विकलांग जो होते हैं या अपंग जो होते हैं, किसी भी रूप से मतलब किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अगर वो जो है कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई जो है किसी का हाथ पैर खराब है, तो उससे जो है विकलांग न कहकर एक आदर्श नाम में जो है दिव्यांग कहा जाता है। तो आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अपंग हो या अपाहिज हो या विकलांग हो, तो उससे जो है विकलांग या अपाहिज न कहकर दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण क्या है, परिभाषित कीजिए। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए सामाजिक स्तरीकरण लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड निकालिए, सामाजिक में समाज, ठीक है, और स्तरीकरण में निकालिए स्तर। ये 2 शब्द आपको निकालना है। अगर आपको दोनों समझ में आ जाएगा तो परिभाषा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है कि व्यक्तियों का जो समूह होता है, उस समूह को समाज कहा जाता है। ठीक है, उस समाज में क्या होते हैं, कुछ स्तर होते हैं। स्तर का मतलब एक उच्च स्तर होता है, एक मध्यम स्तर होता है, एक निम्न स्तर होता है। तो जो ये स्तर होता है उसी को स्तरीकरण कहा जाता है। और ये स्तर कहाँ पे होता है? समाज में होता है। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा। ठीक है, वही परिभाषा में कहा गया। देखिए समाज में व्यक्तियों अथवा समूहों को उच्च व निम्न विभक्तों में जो है उच्च या फिर निम्न विभक्त करने के लिए जो है व्यवस्था जो की जाती है उसे सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में इसे समझाना चाहूँ तो आपको बस इतना समझना है, जो समाज है उसमें स्तर होते हैं, एक उच्च होता है, एक निम्न एक मध्यम होता है, ठीक है, एक मध्यम होता है और एक जो होता है आपका निम्न होता है। तो जो समाज में ये स्तर होता है इसी को कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण।
अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं बताइए। अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता तो इसको कैसे लिखेंगे? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट SC की जो कैटेगरी होती है, इनमें क्या क्या समस्याएं हैं? तो पहली समस्या क्या है? निर्धनता की समस्या है, ठीक है। दूसरा है अशिक्षा की समस्या है। तीसरा है छुआछूत या अस्पृश्यता की समस्या है। चौथा पॉइंट है आवास की समस्या है। और पांचवा पॉइंट है शोषण की समस्या है। छठवां पॉइंट बेरोजगारी की समस्या है। तो दोस्तों इसमें से जो है जितना पूछा जाएगा उस प्रकार से आप ले सकते हैं। यहाँ पे बात ध्यान रखने की बात ये है, अगर पूछता कि अनुसूचित जाति की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अगर वो पूछता है 4 नंबर में, तो आपको इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अनुसूचित जाति की समस्याएं या 2 समस्याएं या फिर 3 समस्याएं बताइए, तो इन समस्याओं को सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यही इसमें एक तरीका ये है कि आपको इसको जो है, अगर ये पूरा सेंटेंस से पूछता है तो आपको जो है इसको परिभाषित करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा 4 नंबर में पूछता है या 6 नंबर पूछता है, लेकिन अगर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है तो आप हेडिंग डाल देंगे जैसे ये पॉइंट लिखा गया है, तब भी आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जातिगत पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग डालेंगे जातिगत पूर्वग्रह, इसके बारे में लिखेंगे एक जाति के सदस्य दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार जो होता है उसी को जातिगत पूर्वग्रह कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक जाति का समूह A है, ठीक है, फिर दूसरा कोई समूह है, दूसरा कोई समूह मान लेते हैं C, मान लेते हैं कोई दूसरा समूह है, ठीक है। अब जो A वाला जाति है, इस SC वाले जाति के बारे में जो विचार प्रकट करता है, जो भावनाएं प्रकट करता है, जो इसके व्यवहार, जो जिससे व्यवहार करता है, यही जो आचरण व्यवहार जो पहले से जो विचारधाराएं हैं, जब इस जाति के रूप में प्रकट की जाएं तो उसे कहते हैं जातिगत पूर्वग्रह कहा जाता है। अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल बात ये है कि एक जाति के सदस्य जब दूसरे जाति के समूह सदस्यों के बारे में कोई व्यवहार, कोई विचार, कोई जो है कोई भी आचरण प्रकट करता है तो उसे जातिगत पूर्वग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं? वर्ग क्या होता है, इस बात को समझना कि वर्ग जो है क्या होता है। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग एक सामाजिक स्थिति द्वारा निर्धारित होता है। वर्ग अर्जित किया जाता है जिसमें खुलापन होता है। मतलब ये दोस्तों आपको बता दूं कि एक जाति होता है और एक वर्ग होता है, ठीक है। एक जाति होता है, एक वर्ग होता है। भारत में जातिवाद होता है और अगर हम कुछ देशों में देखें तो वहाँ पे वर्ग चलता है, जैसे कि उच्च वर्ग चलता है, मध्यम वर्ग चलता है और इसके बाद जो है निम्न वर्ग चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है। तो जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है, लेकिन जो वर्ग होता है ये वर्ग अर्जित किया जाता है, प्रदत्त किया जाता है, ठीक है। यानी समाज में जो है उच्च वर्ग किसको मिलेगा, ये प्रदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। मध्यम वर्ग किसको मिलेगा, निम्न वर्ग किसको मिलेगा, उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसके आधार पर जो है ये सब बांटा जाता है। और वर्ग जो होता है ये अर्जित किया जाता है। वही यहाँ पे कहा गया वर्ग सामाजिक स्थिति है जो जिसे निर्धारित होता है, वर्ग अर्जित किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, जिससे जो है खुलापन होता है। खुलापन मतलब कि इसमें जाति जो होता है एक बंद वर्ग है। जैसे जो जाति जिसकी है, जैसे मान लो कोई ए जाति का है तो उसी ए जाति की कैटेगरी में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई वर्ग में रहता है तो वर्ग खुलापन होता है। वर्ग जो है किसी भी कैटेगरी में किसी भी रह सकता है, चाहे उच्च वर्ग में रहना चाहता है, उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में, चाहे जिसमें रहना चाहता है तो वर्ग वाले रह सकते हैं। यही इसमें अंतर होता है जाति और वर्ग में। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।